नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है विंध्य का विकास बहाना कहीं और है निशान। राजनीति में ये मिसाल अक्सर देखने में आती है कि कहीं निगाहें हैं और कहीं निशाना है। तो ये विंध्य को लेकर कुछ ऐसा ही मसला है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखनी जरूर होगी आपको ये डिबेट। लेकिन पहले देख लीजिए रिपोर्ट, जिससे आप समझ तो पाएं कि क्या है पूरा मामला। अपना क्षेत्र के विकास से संबंधित जो बात कही है उसमें बुराई क्या है? मंच में हो चाहे मंच के बाहर हो, अपने क्षेत्र के विकास के लिए यदि कोई विधायक बात कर रहा है तो उसको हम लोग हमेशा सकारात्मक भाव से लेते हैं। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल का ये बयान सीधी से बीजेपी विधायक रीति पाठक के जवाब में आया है, जिसमें रीति पाठक ने विकास के लिए जारी 7 करोड़ के गायब होने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखे थे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। विकास को लेकर बिफनी रीति ने हल्के अंदाज में यहाँ तक कह दिया था कि रीवा से निकलकर सीधी में भी विकास करिए। और आप अगर विकास जरूर थे, हम चाहते हैं कि आप रीवा से निकलकर विकास हमारे सीधी में भी करिए। अब सबसे बड़ा ये इसका तरीका है कि जिले अस्पताल की व्यवस्था, चाहे वो डॉक्टर से हो, चाहे वो वहाँ के स्टाफ से हो, चाहे वो इक्विपमेंट से हो। 7 करोड़ रुपए की राशि एक मुश्त मैंने सिर्फ इसलिए इस अस्पताल के लिए निकाला कि इस अस्पताल की व्यवस्था हो। लेकिन मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहती हूँ कि हमारे स्वास्थ्य विभाग से उस राशि को कहाँ गुम कर दिया गया है। कांग्रेस ने रीति पाठक और डिप्टी सीएम के बीच विंध्य के विकास को लेकर हुई तकरार पर जमकर चुटकी ली। कांग्रेस का कहना है कि उप मुख्यमंत्री भले ही विधायक की बात में कोई बुराई नहीं देख रहे, लेकिन ये तो बताएं कि आखिर 7 करोड़ गए कहां? रीति पाठक तो पूर्व सांसद भी हैं, विधायक हैं। उनके द्वारा जब ये पूछा जा रहा है सार्वजनिक रूप से, तो इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। ऐसे भ्रष्टाचार हो रहा है कि जो नोट सीधे के सीधे गायब, ये कैसे हो रहा है और इसकी अनुमति कौन दे रहा है? कि जो है जनप्रतिनिधि ने प्रश्न पूछा है कि 7 करोड़ रुपया कहाँ गए, अन्यथा जो है लोग आंदोलन करेंगे। कांग्रेस ने जो कहा वो सियासी है, लेकिन सवाल फिर भी बाकी है कि आखिर बीजेपी में ये कौन सी हवा चल पड़ी है। बुंदेलखंड में सीनियर नेताओं के बीच की अदावत की आंच कम नहीं हो रही। इस बीच विंध्य बीजेपी में भी तकरार के सुर सुनाई दे रहे हैं। क्या रीति की तल्खी सिर्फ विकास को लेकर है, या फिर वो मंत्री न बनाए जाने की टीस से नहीं उबर पा रही हैं? वजह कुछ भी हो, भरे मंच से प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और पार्टी के सीनियर नेता को लेकर उनका रुख बता रहा है कि विंध्य का विकास तो बहाना है, उनका कहीं और निशाना है। वह फिर नमस्कार। तो विंध्य का विकास बहाना कहीं और निशाना। मंसल न्यूज के सवाल क्या कह रहे हैं? क्या विंध्य के विकास के बहाने रीति पाठक कहीं और निशाना साध रही हैं? अगर निशाना तो क्यों? दूसरा सवाल, क्या बुंदेलखंड बीजेपी से उठी अदावत की आंच गोविंद सिंह जी और भूपेंद्र सिंह जी के बीच जो कथित अदावत है, उसकी आंच विंध्य को झुलसा रही? और तीसरा सवाल है, क्या बीजेपी के मतभेद कांग्रेस को हमला करने का मौका दे रहे हैं? क्योंकि ये बात मंच से कहने की थी क्या कि जो कथित भ्रष्टाचार की बात है और चिकित्सक और हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़ा मसला है, वो क्यों मंच से कहा जाए? राजेंद्र जी से पहले कह दिया जाता। लेकिन आप मंच से जब ये बात कह रहे हैं तो फिर जाहिर है इसके पीछे आपका मंतव्य है। आप कहीं ना कहीं चुनौती भी देने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। और जैसा कहावत है कि रोम एक दिन में नहीं बना था, आखिर राजेंद्र शुक्ला एक दिन में नहीं बने हैं। 2-3 बार के कैबिनेट मंत्री और फिर डिप्टी सीएम, एक बार अच्छे वोट लाने के बाद भी विंध्य रीजन से खुद चुनाव जीतने के बाद भी 5 साल इंतज़ार किया उन्होंने मंत्री बनने का। तो ये सारी चीज़ें आपको एक नेता बनाती। लेकिन रीति पाठक नई पीढ़ी की हैं, शायद चाहती हैं, या इसके पीछे विंध्य की राजनीति के गणित हैं। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। मनोज सैनी हमारे साथ हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स। मनोज, बहुत स्वागत है आपका। केदार सिरोही जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और मुखर किसान नेता हैं, खुद एक प्रगतिशील कृषक हैं, उनका बहुत स्वागत है। पंकज चतुर्वेदी जी हैं, प्रवक्ता हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, लेखक हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। मनोज,
ये बात बीजेपी में आमतौर पर मंच से नहीं कही जाती। 2-3 ही ऐसे बड़े मसले दिखते हैं कि जब प्रभात झा जी ने कहा था कि दिवंगत बीजेपी के सीनियर लीडर की पोखरण का विस्फोट करते हैं शिवराज जी, ऐसे 3-4-5 प्रसंगों के बाद उमा भारती जी के कुछ प्रसंग हैं और कुछ और प्रसंग आपको याद आ सकते हैं। लेकिन ये इस डिसिप्लिन से भरी पार्टी में ऐसा मसला देखकर कि जरा रीवा से निकलिए, इसका मतलब तो यही है कि रीवा से निकलिए, रीवा रीवा ही नहीं होना चाहिए। क्यों कह रही है रीति पाठक ऐसा? देखिए, मुझे लग रहा है, एक तो आपने कहा कि धैर्य की बड़ी जरूरत है राजनीति में, और वो धैर्य वर्तमान के राजनेता खो रहे हैं। जो पद मिल गया था, यदि वो नहीं मिला है तो बड़ी दिक्कत है कि अब मैं कैसे राजनीति करूं। जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है, तो फिर ये कि मैं पहले तो ये था, अब ऐसा होता तो वहां से, इससे अच्छा तो दिल्ली की मैं ठीक था कि सांसद बनी रहती। तो मुझे लगता है ये टीस है मन के भीतर, लेकिन ये टीस ऐसे नहीं आती थी मंच के ऊपर, जैसा आप भी कह रहे हैं, ये बात सच है। पर शरद जी, बात इतनी ही नहीं है। बुंदेलखंड को देख लीजिए, मालवा को देख लीजिए, और अभी जो संगठन के चुनाव हुए हैं उसमें इतनी धीरे धीरे कर एक दो अध्यक्षों को घोषित करना, ये तो पहली बार ही हो रहा है। और ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसके उदाहरण सब जगह दिए जाते हैं संगठन के बतौर भी, क्योंकि सबसे अच्छा संगठन शायद इसी, ये चुनौती बनी है संगठन के भीतर भी। अभी भी 5 ऐसे जिले जहाँ की जिलाध्यक्ष घोषित नहीं हुए। इसका मतलब क्या निकाला जाए कि वही है कि मेरा कौन तेरा कौन। वो अभी कल की बात है, कल हम देख रहे थे कि बुंदेलखंड में जब श्याम को बनाया वहाँ पर अध्यक्ष, तो वो लोग फिर शामिल नहीं हुए जिनके नाम की चर्चा थी, चाहे भूपेन जी हो या गोपाल भार्गव जी। तो अभी सब कुछ ठीक नहीं है। बात बिंदी की नहीं है, बुंदेलखंड की नहीं है, मालवा की, हर जगह ऐसी स्थितियां दिखाई दे रही है। लेकिन जहां तक रीति पाठक की बात करते हैं, तो रीति पाठक एक अलग लाइन खींचना चाहती है, बताना चाहती कि रीवा ही सब कुछ नहीं है। बिंद में सीधी भी आता है। जिस बिंद ने सबसे ज़्यादा सीट दी है भारतीय जनता पार्टी को, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत होगी। और सीधे सीधे एक चुनौती, राजन शुक्ल, दोनों एक ही वर्ग से आते हैं, ब्राह्मण वर्ग से आते हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी चुनौती कि 2-2 लोगों को कैसे यहाँ एडजस्ट करें। हाँ जी, तो मुझे लगता है चुनौतियों से अभी बीजेपी बहुत जूझ रही। और आने वाले दिनों में 28, 29, 30 के बाद मुझे लगता है कुछ चीज़ें दिखाई देंगी कि आखिर बीजेपी किस लाइन पर बढ़ने वाली। शायद अमित शाह भी आ रहे हैं, जहाँ तक मेरे पास जानकारी है, इसी समझाइश के लिए कि सब कुछ ठीक नहीं। बिल्कुल, खबरें तो मिलती ही रहती हैं, ऊपर से मुस्कुराहट ज़रूर हो, लेकिन अंदर से जो परिवार के मुखिया होते हैं वो कह देते हैं कि ये छोटे और बड़के के बीच में कुछ ठीक नहीं है। आजकल खिंचा खिंचा क्यों लगता है? जब से उसका इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ है और इसका नहीं हो पाया है पीएमटी में, तो ये लटक रहा है कुछ। तो ये परिवार के मुखिया के नाते समझ जाते हैं। पंकज जी भले ही गंभीर मुद्रा अख्तियार करें, लेकिन समझते वो भी सब हैं। पहले केदार सिरोही जी की तरफ चलूँगा मैं। सिरोही जी, सिरोही जी, मसला जो है आपकी पार्टी का नहीं है, लेकिन पीछे कहाँ छोड़ने वाली है पार्टी। तमाम चीज़ें जो हैं आपके सामने हैं, तमाम बातें आपके सामने हैं, और ये तो बीजेपी के भी लीडर खुलकर भी और ढके छिपे शब्दों में भी मानते हैं कि आखिर गुटबाजी न भी कहें तो मतभेद या मत भिन्नता तो बहुत साधारण बात है, हर पार्टी में है। क्या कहेंगे? सर, मेरा ये मानना है कि पार्टी में गुटबाजी और मतभेद, इनमें कोई बड़ी ज्यादा चिंता की बात नहीं है। जितने ज्यादा अलग अलग तरह के मत होते हैं वो रिफाइन होके अच्छा, कैंसर ना हो जाए गुटबाजी बस। जी सर, वो एक अलग विषय, उनका अपना व्यक्तिगत है, मैं इसमें अलग। अरे आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं सर, आपके प्रदेश अध्यक्ष। हाँ, आप उनके लिए कह रहे हैं कि उनका मसला छोड़ दीजिए। जी सर, उसमें मसला ये है, हम तो किसान लोग हैं, हमारा ये मानना है कि जो दूध है उसको जितना, जो छाछ है उसको जितना आप दही को फेंटोगे उसमें घी निकलेगा। चलिए जी केदार जी, आप मुद्दे पर आ जाइए, उस पर तो हम बात कर ही चुके हैं। जी, मेरा ये मानना है कि मत अलग अलग रहते हैं तो वो हर दल के लिए फायदेमंद होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सबका गोल होता है कि अच्छा निकाल के लाना जी। परंतु यहाँ जो बात निकल के आई है, वो बात आई है कि आज जो मंत्री हैं जिनके हाथ में पावर है, वो अपने पावर का उपयोग जो है वो लिमिटेड एरिया में कर रहे हैं। मतलब उनमें अपना व्यक्तिगत स्वार्थ है। अगर कोई मंत्री अपने क्षेत्र तक सीमित है तो इसका मतलब यह है कि वो व्यक्तिगत स्वार्थ है उनका, वो क्षेत्र उनका, क्योंकि उनका वहां पर व्यक्तिगत लगाव है। तो वो काम जो उन्हें शपथ लिए उसकी अवहेलना कर रहे हैं। एक तरीके से उनको पूरे प्रदेश को बराबर देखना चाहिए। ये चीजों की का आरोप हम लोग बहुत पहले से लगाते आए और हमारी बातों को प्रमाणित भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी किया है। जैसे हमने कहा कि जो
मेडिकल का फैसिलिटी है वो मध्य प्रदेश में बहुत बेकार है, वो आपके सामने ही आ गया है। ऐसा ही एक बार हमने और इस पे मेडिकल की जो अस्पताल की सुविधाओं पे प्रश्न चिन्ह लगाया था, तो ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह जी ने कहा था कि हम तो 2 लड्डू भेजते हैं महिलाओं के लिए, 1 लड्डू बीच में कौन खा जाता है, जब अस्पताल में उनसे पूछा गया। इसका मतलब यह है कि वहां पर उन्होंने ओपनली करप्शन को एक्सेप्ट किया कि हमारे यहाँ करप्शन हो रहा है। तीसरा, हम लोगों ने देखा कि अभी जब मूंग की खरीदी हो रही थी तो इन्हीं के राज्य मंत्री मूंग केंद्र पर चले गए थे, इसलिए गए थे कि वहां पर किसानों से पैसे लिए जा रहे थे। कभी कोई रोड के लिए अपना लेटर लिखते हैं कि मध्य प्रदेश में सड़कों की हालत खराब है। ये सब चीजों के बीच में जब मध्य प्रदेश के जो सबसे कद्दावर नेता हैं कैलाश विजयवर्गीय जी, वो खुले मंच से कहते हैं कि हमारे यहाँ नशे का कारोबार हो रहा है और मुझे मालूम है वो कहाँ से नशा आ रहा है, उस नशे को रोकना चाहिए। वो मुख्यमंत्री जी से आमने सामने मंच के माध्यम से बात करते हैं। प्रदीप पटेल जी हैं, वो खुद इन चीजों के ऊपर आरोप लगाते हैं। इससे ये दिखता है कि मध्य प्रदेश सरकार में जो समन्वय होना चाहिए नेताओं के, मंत्रियों के बीच में, सत्ता दल के लोगों के बीच में, वो समन्वय दिख नहीं रहा है। जो अनुशासन की बात भारतीय जनता पार्टी करती थी, ये बातें कमरे में बैठ के हुई होगी। ऐसा नहीं है सर कि ये मंच पे आ गई है, बहुत बार कमरे में बैठकर हुई होगी, आपस में डिस्कशन हुआ होगा, परंतु नहीं माने तब जाके ये इस तरह का मामला सामने आया। ये दिखाता है कि मध्य प्रदेश में जो सरकार है वो सभी वर्गों के लिए समान रूप से काम नहीं कर रही है। जो हमारा आरोप है उसको ये प्रमाणित करते हैं। चलिए, लेकिन किसी भी मंत्री ने, सिरोही साहब, मुझे जहाँ तक ध्यान आता है, ये नहीं कहा है कि उसकी सुनी नहीं जा रही है या उसकी बातें वो जो सरकार के सामने रख रहा है उसकी सुनवाई नहीं है। और जो बातें सामने आई हैं वो सीनियर, जैसे प्रहलाद पटेल जी ने कहा कि हम कैबिनेट की बैठक में अंगूठा लगाने थोड़ी जाते हैं। अब ये एक सीनियर व्यक्ति का जो केंद्रीय मंत्री भी रहा हो, जिसका राजनीतिक कद काफ़ी विस्तृत है, फैला हुआ है, तो निश्चित तौर पर लेकिन उसमें कुछ नकारात्मक ढूंढना। आपने भी जीतू पटवारी जी को दायित्व दिया है, मध्य प्रदेश में चौथी पीढ़ी के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष हैं वर्तमान में। निश्चित तौर पर इसके साथ समन्वय से जुड़े हुए कुछ बिंदु उठेंगे, बहुत स्वाभाविक हैं ये। कमलनाथ जी जब ये कहते हैं कि बैठक में बुलाया नहीं जाता, तो ये समन्वय के बिंदु हैं। बहरहाल पंकज जी, आप किस तरह देखते हैं? कई आरोप भी लगाए केदार जी ने, उनका कहना है कि समन्वय की कमी दिख रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मंचों से ये बात कह रहे हैं। फिलहाल हम तो रीवा पर केंद्रित हैं। जो कहना था ये बात कही जा सकती थी पहले भी, और सार्वजनिक तौर पर यह कहना कि रीवा से बाहर निकलिए या कथित भ्रष्टाचार की बात जो है, ये मंच से कहने का मतलब है कि आप ये बात कहां तक पहुंचाना चाहते हैं? जी देखिए शरद जी, असमंजस यानी कांग्रेस और सामंजस्य यानी भाजपा, ये निर्विवाद स्थापित सत्य है। और इसमें दोष में कांग्रेस का नहीं मानता, कांग्रेस की मानसिकता का दोष है। शरद जी, एक नया प्रचलन है कि यदि भारतीय जनता पार्टी के किसी विधायक ने सदन में अपने क्षेत्र विशेष की बात करी, वहां विकास की किसी कमी को इंगित किया, तो मीडिया लिखता है कि भाजपा विधायक ने सरकार को घेरा। सर, जनप्रतिनिधि है 230 में से वो भी है, वो मंत्रिमंडल का भाग नहीं सर, है। ये बताइए पंकज जी, आप बहुत जिम्मेदार और बहुत आपने बहुत मध्य प्रदेश की राजनीति के, मुझे लगता है 2.5-3 दशकों में कितना नर्मदा जी में पानी बहाया आपने देखा है। आखिर जनप्रतिनिधि का अर्थ क्या है? क्या वो सिर्फ एक गुड्डे गुड़िया बनकर रहे सर? नहीं, मैं सर वही तो आग्रह कर रहा हूँ सर आपसे जी, कि जनप्रतिनिधि वो जो किसी पार्टी का हो, वो द्वितीय के सर, प्राथमिक तौर पर वो जनप्रतिनिधि है। और जनप्रतिनिधि के नाते उसके पास क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक, हर प्रकार के विकास का दायित्व है, नैतिकता का भी दायित्व उसका है। और यदि उन दायित्वों के निर्वहन में यदि उस जनप्रतिनिधि को आवश्यकता लगती है तो सदन में प्रश्न उठाता है, वो संवैधानिक अधिकार है उसका। और उसको यूं निरूपित करना इस नाते आप मानते हैं कि रीति पाठक ने नैतिक रूप से उचित किया? तो राजेश शुक्ला क्या बोल रहे हैं सर, ये विधायक है, उनको अधिकार अपनी बात रखने का। भाई मैं तो आश्चर्य कर रहा हूँ शरद जी कि कांग्रेस ऐसे निरूपित कर रही है कि 7 करोड़ रुपए किसी ने सरकार के खजाने से लिए और कहीं रख दिए। सर, सरकार का पैसा है, किस मद के लिए गया, किस मद में कहीं ना कहीं सरकार के प्रयोजन में क्या होगा ना, ये जरूर जांच हो सकती है कि यदि किसी मद परिवर्तन हुआ है, मद डाइवर्ट हुआ परिवर्तन हुआ है सर, ऐसा संभव थोड़ा कि 7 करोड़ रुपए लिए और किसी ने जेब में रख ली, जाता है कांग्रेस के प्रवक्ता में तो बाइट में बोल रहे थे, तो सर सरकार का पैसा है सर, संभव नहीं है। हाँ, पूरे किसी विधायक को सर, ना केवल कांग्रेस, अभी तो भाजपा के विधायक को भी इस बात की पात्रता और अधिकार उसका जनप्रतिनिधित्व कानून देता है कि उसकी नैतिक, सामाजिक, आर्थिक जिम्मेदारी क्षेत्र के यदि कोई विषय आएगा तो इंगित करेगा सरकार के सामने। आयन शुक्ला जी डिप्टी सीएम है, योग से विभाग के मंत्री भी हैं, हेल्थ मिनिस्टर का भी जिम्मा उनके पास है, तो उनके सामने बातचीत करेंगे।
इसमें गुटबाजी की आंच इधर से उधर तक, तो सर वैसा नहीं है। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि सांच को आंच नहीं होती सर, सच सामने आता है। तो भाजपा का सच है सामंजस्य। मनोज तो जी कोई आंच नहीं जी सर, जी बिल्कुल ठीक सिर्फ बात है, सामंजस्य। ठीक ठीक बात है, सांच को आंच नहीं, पुरानी बात है। मनोज जी, 90 के दशक की बात है, बीजेपी की सरकार है, एक कद्दावर मंत्री जो थोड़ा सा अपना टेम्परामेंटल, सो कॉल्ड टेम्परामेंटल एटीट्यूड के लिए जाने जाते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के कुछ युवा कार्यकर्ताओं से बंगले पर रात 8-9 बजे के बीच मिलने से इनकार कर देते हैं। बहस बढ़ती है, कार्यकर्ता बहुत आहत होते हैं, बीजेपी कार्यालय आते हैं, तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष और तत्कालीन मुख्यमंत्री से इस बात को लेकर पीड़ा जताते हैं। 10 मिनट के अंदर मुख्यमंत्री कार्यालय से निकल पड़ते हैं सुंदरलाल पटवा जी और संबंधित मंत्री, जिनके पास एक महत्वपूर्ण विभाग था, बीजेपी की बात चल रही है सर, ये पहुंचते हैं बीजेपी कार्यालय। कुशाभाऊ ठाकरे पूछते हैं कि कार्यकर्ताओं का मन क्यों दुखाया जाता है। सर मत करिए, ये वो आया है तो किसी प्रयोजन से आया है, उसको सुनिए। और ये बात मुख्यमंत्री की मौजूदगी में संबंधित मंत्री खेद जताते हुए कहते हैं आगे से ऐसा नहीं होगा। क्या वो बीजेपी है मनोज अभी? मुझे लगता है उसी बात की कमी है, और यही सबसे बड़ी जो कमी देखी जा रही है, जो दिक्कत पैदा कर रही है। यदि आप बुंदेलखंड को भी देखते हैं शरद जी, तो बुंदेलखंड में क्या चल रहा है ये तो सबको पता है, किसने किसके बारे में क्या कहा, क्यों हो रहा है। यदि वो नेता उनको नहीं पूछ रहे तो क्यों नहीं पूछ रहे, तो क्या बिठाल के इन सब चीज़ों को एक सामंजस्य नहीं हो सकता? तो मुझे लगता है अभी तक उस तरह के प्रयास नहीं हुए। और यदि खुद अमित शाह, जो मेरे पास जानकारी है, वो इस बात को समझ रहे हैं, नड्डा समझ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जाकर एक बार बैठना पड़ेगा, तो ये बहुत बड़ी अपने आप में बात हो जाती है। जो आप कह रहे हैं कि कुशाभाऊ ठाकरे की पार्टी है, वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी की स्थितियां तो मैं ये कह सकता हूं, चाहे सरकार के भीतर हो या संगठन के भीतर, ये ठीक नहीं है। संगठन सरकार को बैठना होगा और ये चीज़ें ठीक करना होगा, क्योंकि इसका मैसेज भी ठीक नहीं जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार है, 163 सीटें आपके पास है, बात कह रहे हैं और विकास की रफ्तार आपसे वही उम्मीदें जनता कर रही है। और ये सब होता है तो इसका प्रभाव ये हो रहा है। मैं अभी एक मिनिस्टर के पास बैठा था, नाम नहीं लूंगा, मैंने देखा कि उन्होंने कहीं और मद में पैसा दिया, जो मद की बात कर रहा हूँ। इतने में एक दूसरे विधायक जी आते हैं, तो वो कहते हैं भाई साहब मेरा ये पैसा मुझे नहीं मिला, मैं चाहता हूँ ये हो जाए। तो उन्होंने कहा उसका कैंसिल करो, इनको दे दो। अब जिसका कैंसिल किया है वो मैं नहीं बताऊंगा, तो कैंसिल किया तो स्वाभाविक है कि वो मंच पर आकर बात कहेगा। तो ये उसी तरह की स्थितियां हैं। अब इसमें मैं कह सकता हूँ मद को लेकर कुछ दिक्कतें होंगी सरकार के भीतर भी, क्योंकि काम बहुत सारे हैं, लाडली बहना जैसी योजनाएं हैं, तो ये सब चीज़ें प्रभावित हो रही। लेकिन निश्चित रूप से एक बार बैठने की जरूरत है, और पुरानी बीजेपी जिस तरह चल रही थी, जिस संगठन का नाम लिया जाता है, उस तरह आपको आगे बढ़ना होगा, क्योंकि आगे बहुत चुनौतियां हैं। राहुल गांधी भी आ रहे हैं। जी, क्या कहेंगे पंकज जी? इस पर मैं चलूंगा केदार जी की तरफ, लेकिन पहले आपसे ये भी एक मेरा हाइपोथेटिकल सवाल है, आप कह सकते हैं कि जवाब देने लायक ये है कि नहीं है, ये आपके विवेक पर छोड़ता हूं मैं। लेकिन जिस तरह से बुंदेलखंड में 2 मंत्रियों के बीच कथित रूप से रार तकरार की बात है, भले ही वो है नहीं है, लेकिन दोनों मंत्री सामने आते, संगठन और वरिष्ठ नेता बैठते कि नहीं भैया ये बड़ा मीडिया खबरें छाप रहा है, दोनों साथ आइए, बैठिए, गलबहियाँ करिए और एक कॉमन इशू स्टेटमेंट जारी करिए कि सब बढ़िया है, आनंदित है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ होने जा रहा है तो बताइएगा, आगे हमको क्या देखने को मिलेगा? ये सर जी आपकी खबर ही गलत है कि बुंदेलखंड से मंत्री 2 है नहीं, एक ही मंत्री है सर जी। पूरे बुंदेलखंड एक से पूर्व मंत्री जोड़ लीजिए सर, मनुष्य से गलती हो जाती है सर। जी जी, क्षमा कीजिएगा। समझ तो आप भी गए होंगे जी। जो विषय सर जिसका आधार थोड़ा हिलता डुलता है सर, तो मैंने सर पहले भी आग्रह पूर्वक कहा, और हमने बहुत विस्तार से इसी पूरे विषय पर बात करी, और योग से मैं ही भाजपा पक्ष से था, और तब आपने भी इस बात से सहमति जताई कि कहीं कोई ऐसा विषय नहीं कि किसी विधायक ने या किसी मंत्री ने या पूर्व मंत्री ने कोई आपत्ति जाहिर करी हो। हाँ, जन विकास के विषय है तो उसमें निश्चित तौर पर सरकार के प्रतिनिधि यानी जो मंत्री, तो उनसे बात की जाएगी। अब बुंदेलखंड से गोविंद राजपूत जी मंत्री हैं, और यदि उस क्षेत्र के विधायकों को यदि कोई विषय है जो बुंदेलखंड से स्पर्श करता है, तो निश्चित तौर पर गोविंद राजपूत जी उस क्षेत्र के मंत्री, तो उनसे संवाद किया जाएगा। यदि कोई काम में अपूर्णता है तो उनसे बात की जाएगी। तो इसीलिए मैंने कहा शरद जी कि सामंजस्य यानी भाजपा और असमंजस यानी कांग्रेस। जी, असमंजस यानी कांग्रेस। केदार जी, सामंजस्य जी, एक बड़ा असमंजस पैदा हो गया अभी कांग्रेस के लिए कि बीजेपी के लिए? एक विधायक ऐसे हैं जिन्होंने थाने का प्रतिनिधि घोषित कर दिया। अब बीजेपी इतनी असमंजस में कि जवाब नहीं दे पा रही कि इसका बयान कैसे दे, तो ये असमंजस है। मुझे लग रहा है इसमें सामंजस बिठा दीजिए। अब बताइए केदार जी, यहाँ तो असमंजस जो है। पंकज जी आप बोलिए। सामंजस में है,
भारतीय जनता पार्टी असमंजस में है। इसलिए हो गई है क्योंकि अभी जिस तरीके से अभी हाइब्रिड, उसको अच्छा शब्द लगता है मुझे, हाइब्रिड आइडियोलॉजी भारतीय जनता पार्टी में हो चुकी है। एक पुरानी भाजपा, एक नई भाजपा, और उसमें और तरह तरह के लोग आए हैं उनकी, तो असमंजस की स्थिति आज भारतीय जनता पार्टी में। इसी के कारण जो अनुशासनहीनता भारतीय जनता पार्टी की में दिख रही है। एक समय यह था कि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासन, लेकिन और केदार जी, केंद्र कांग्रेस पार्टी ब्रांड बीज जो है खूब पनप रहे हैं बीजेपी में। सर अब वो एक्चुअली लीडर तो यही है ना कांग्रेस वाले, तो अब जाके अपना उधर झंडा गाड़ेंगे ना सर। तो इसीलिए अब वो वहां की जो आइडियोलॉजी है और इनकी आइडियोलॉजी में मिसमैच हो रहा है, तो उसी को असमंजस कहते हैं। और उसी का परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश में केंद्रीय नेतृत्व को आना पड़ रहा, मुख्यमंत्री को बदला गया, सीनियर मंत्रियों को, मतलब पूर्व जो गोपाल भार्गव जी जैसे बड़े सम्मानीय लीडर हैं, वो भाजपा में है, फिर भी मैं आ रहा हूं पंकज जी, आ रहा हूं आप। सम्मान करने लायक व्यक्ति है, लंबा उनके पास अनुभव है, उन लोगों को दूर रखा गया। भूपेंद्र सिंह जी मंच से अपनी पीड़ा दिखा रहे हैं, इंदौर में विजय वर्गीय जी दिखा रहे हैं, उसके बाद में मालिनी गौड़ जी अपनी पीड़ा दिखा रही है। दूसरी जगह जाओ तो और नेता जो है वो आज की तारीख में बाया मीडिया बात करने लगे हैं। तो जो एक अनुशासन भारतीय जनता पार्टी में था वो खत्म हुआ, और उस खत्म होने के पीछे कारण है, वो कारण सर सिर्फ और सिर्फ अपना और अपने लोगों का भला करना हो गया है। जब लोग पर्सनलाइज हो जाते हैं, पर्सनल इंटरेस्ट की तरफ जब काम करने लगते हैं, जो आरोप कांग्रेस लगा रही है भारतीय जनता पार्टी पर, करप्शन की सरकार, वो ये इसी का है। अगर पारदर्शी तरीके से सभी को समावेश करते हुए निष्पक्ष रूप से अगर निर्णय ले, तो मुझे नहीं लगता है कि आपसी पार्टी में मतभेद हो। हमारे ऊपर तो आरोप लग सकते हैं कि हम विपक्षी दल है, तो हम तो हर चीज पे बनावटी मुद्दा बना सकते हैं, ये आरोप लगा सकते हैं, परंतु खुद की दल के सीनियर लोगों के ऊपर प्रश्न लगाना, ये सीधा दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने मूल एथिक्स से दूर हो चुकी है, और उसका परिणाम नेगेटिव आ रहा है। पंकज जी जवाब दीजिए जी। देखिए भारतीय जनता पार्टी में नेताओं के नियमित प्रवास की परंपरा है, आज से नहीं बरसों बरस से। तो केंद्रीय नेताओं का मध्य प्रदेश का आगमन और इस अनुमान के साथ चलना कि भारतीय जनता पार्टी में जैसा कांग्रेस निरूपित करती है वैसा है, इसलिए आ रहे हैं, ये असत्य है। तो राहुल गांधी जी भी रहे, और सार्वजनिक बयान जितेंद्र पटवारी जी का है, जहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी का कैंसर है। हम सबने देखा कि आदरणीय जितेंद्र पटवारी जी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में विलाप करते नजर आए थे कि मुझे सबका साथ चाहिए। तो ये दृश्य देखें तो कांग्रेस के दृश्य और भारतीय जनता पार्टी की पारदर्शिता वो सबके सामने है। ट्रांसपेरेंट, निष्पक्ष, पारदर्शी संगठन, और वैसी सरकार भारतीय जनता पार्टी काम करती है। भाजपा के विधायक को भी शरद जी उस बात का पूरा अधिकार और पात्रता है कि अपने क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक और नैतिक दायित्व के निर्वहन के लिए आवश्यकता पड़ेगी तो मंत्री महोदय से चर्चा करेंगे, सरकार से बातचीत करेंगे, इसमें आपत्तिजनक क्या है। और यही बात राजेंद्र शुक्ला जी ने भी कही कि बिल्कुल उनको अधिकार है, यदि किसी क्षेत्र विशेष में किसी योजना की बातचीत हुई थी और योजना किसी भी कारण से पूर्णता की ओर अग्रसर नहीं, पूर्णता को प्राप्त नहीं हुई है, तो विधायक के नाते रीति जी का अधिकार है पूछे कि वो विषय का क्या हुआ, उसमें गलत क्या है। मैंने उदाहरण रखा है इसीलिए कि एक माइंडसेट बन गया शरद जी कि यदि भाजपा विधायक यदि सदन में सवाल पूछ ले तो दूसरे हेडिंग होती है, भाजपा विधायक ने सरकार को सदन में घेरा सर, नहीं, उसमें गलत नहीं है सर, उसमें गलत नहीं है। देखिए आखिर क्या सत्ताधारी दल के विधायक को अपनी पार्टी को कटघरे में खड़ा करने का अधिकार नहीं है? मैंने यही सवाल किया आपसे। क्या वो इसलिए चुप रहे कि उसके क्षेत्र की जनता परेशान हो, लेकिन वो सत्ताधारी दल का विधायक है? मैं यही तो कह रहा हूँ आपसे जी, कि यही तो आपसे बोल रहा हूँ मैं, तो ये गलती नहीं है। खबर इसी एंगल से जाएगी सर कि सत्ताधारी दल के, हम ये नहीं लिख सकते कि एक वर्तमान और पूर्व मंत्री, एक वर्तमान और एक पूर्व मंत्री के बीच प्यार भरी तकरार। शरद जी बहुत आदर के साथ सर, मीडिया की अपना ही पात्रता, उनका अपना अधिकार है, वो लिखे, पर उतना ही अधिकार राजनीतिक दलों को उसका उत्तर देने का है। ये एक परंपरा मानसिकता के साथ स्थापित हो रही है कि सत्ताधारी दल के जो विधायक है, आप ही ने कहा सर, क्यों चुप रहेगा सर? वो अंत तो कहता हूँ जनप्रतिनिधि है ना सर, 230 में से एक है वो, उसके अपने दो पूर्व विधानसभा अध्यक्षों का उदाहरण देकर आप बहुत सीनियर व्यक्ति हैं, और मैं भी अब धीरे धीरे सीनियरशिप की वरिष्ठता, सीनियर सिटीजन तो नहीं कहूंगा, लेकिन सीनियरशिप की तरफ बढ़ रहा हूं। ईश्वरदास रोहाणी जी बीजेपी के मतलब संबद्धता बीजेपी से विधानसभा अध्यक्ष रहे, और श्रीनिवास तिवारी संबद्धता कांग्रेस से रही। इन दोनों को मैंने
सदन में मंत्रियों को, मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं, आड़े हाथों लेते हुए देखा है। मंत्री जी जवाब दीजिए, गलत संदेश जाएगा, आप पूरी तैयारी से नहीं आए हैं। अब मीडिया इसको तो पंकज जी जिस रूप में देखेगा आप भी समझते हैं। ये दिखा है सर, इसकी बात नहीं कर रहा, पर जी। मैं कह रहा हूं सर कि इस पर प्रश्न चिन्ह ना लगे कि यदि सत्तारूढ़ दल के विधायक कहीं के भी हों, सवाल पूछे तो वो सर आपत्तिजनक क्यों सर, उस पर नहीं क्वेश्चन नहीं, मार्क क्यों? आपत्तिजनक नहीं है, आपत्तिजनक नहीं है, बिल्कुल अधिकार है। और उसको एक जिस तरह से राजेंद्र शुक्ला जी ने बड़े मन से उत्तर दिया, मैं इसकी बीजेपी की प्रशंसा करूंगा कि इसका जवाब अगर ये हो जाता है कि चलो देख लेते हैं, या आप निकल जाओ, या आप ये कर लो वो कर लो, या जाके पार्टी से बात करें, तो ये मसला बिगड़ जाता। लेकिन उन्होंने बहुत संजीदगी से इसका उत्तर देकर ये बताया कि बीजेपी यूं कहते हैं सामंजस्य। जी हाँ, और कमलनाथ जी यस कहते थे, यस, चलो, यहाँ मैं एग्री करूंगा सर आपसे। जाओ सड़क पर। जी तो मनोज जाओ जी सड़क पर। कंक्लूडिंग रिमार्क, क्या मसला आगे बढ़ेगा या बीजेपी संज्ञान लेकर, जो आप बता रहे हैं कि दिल्ली से भी बड़े नेता आ सकते हैं, तो मैसेजिंग साफ होगी कि चुप रहिए, शांत रहिए। 29 सीटें जरूर दे दी हैं, लेकिन अभी निकाय चुनाव आएंगे, पंचायत चुनाव आएंगे, और कब आ जाएगा विधानसभा चुनाव पता नहीं चलेगा। परफॉर्मेंस एक नंबर रखिए, क्योंकि अब हम महाराष्ट्र गुजरात के बाद और ज़्यादा एम्बिशियस हैं। दिल्ली अभी मोर्चा हम लड़ ही रहे हैं, तो कृपया करके यहाँ पर विचारों का घमासान मत करिए, शांत रहिए। क्या ऐसा हो सकता बिल्कुल, है? मुझे लग रहा है 30 तारीख के आसपास ये तमाम तरह की चीज़ों पर विराम लगना शुरू हो जाए, हो भी गया है, क्योंकि बार बार मैसेज मिल रहे हैं दिल्ली से, जिनको जो मैसेज देना चाहिए, मेरे पास खबरें हैं, और अब बहुत जल्द ये दूर होने वाला है। लेकिन ये भी सच है कि क्षेत्रवाद बहुत ज़्यादा है। जो मंत्री बन जाता है वो पहले अपने क्षेत्र को देखता है, उनको पूरे क्षेत्र के लिए बनाते हैं। यदि वो मध्य प्रदेश की मंत्री है तो मध्य प्रदेश के बारे में सोचना पड़ेगा। मुझे लगता है इन सब चीज़ों से भी थोड़ा संभलने की जरूरत है। चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज जी, बहुत धन्यवाद पंकज जी, बहुत धन्यवाद केदार सिरोही जी, कि एक महत्वपूर्ण विषय पर आप दोनों ने बहुत गरिमा और संवेदना से बात की। नमस्कार।